दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। दोस्तों आज तो मार्केट ने हालत खराब कर दी। निफ्टी जस्ट 2% नीचे है, लेकिन पोर्टफोलियो की सिचुएशन बहुत ही खराब थी। स्टॉक 6, 7, 8% तक नीचे गिर गए। निफ्टी बैंक को देखने चले तो 2.5% की गिरावट है। मिड कैप के अंदर भी, स्मॉल कैप के अंदर भी 2.5% की गिरावट है। कंपनी के स्टॉक्स को देखें तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज नीचे जाके बंद हुए। यूएसडी को देखें तो वापिस आप देख सकते हैं यूएसडी स्ट्रांग हो चुका है, ऊपर जा चुका है रुपीस के कंपैरिजन में। सिचुएशन खराब से भी बदतर होती हुई देखने को मिल रही है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि ब्लैक फ्राइडे देखने को मिल सकता है। आज के दिन जोरदार क्रैश मार्केट में हमको देखने को मिल सकता है। अब सेक्टर्स को देख लेते हैं। सेक्टर में कुछ बचा है क्या ग्रीन में? तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। एफएमसीजी भी लाल है। बाकी मेटल सबसे ज्यादा पिटे हैं। सरकारी बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, एनर्जी हो, फाइनेंस हो, सब कुछ आज नीचे गया है। तो फर्स्ट जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट आई तो आई क्यों। साथ में निफ्टी के टेक्निकल्स में देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन है। उसके अलावा मैं आपको टोटल 7 ऐसे सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनमें और बड़ी गिरावट आने की संभावना है। फर्स्ट देखते हैं रीजन क्या है मार्केट के गिरने के पीछे का। तो पहला पॉइंट कि वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है। वॉर कंटिन्यूसली चल रही है और साथ में जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं उनको भी मारे जाने की धमकी दी है इजराइल के पीएम ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कंटिन्यूसली अटैक वहाँ पे हो रहा है और देखते हैं कुछ न्यूज़ आती है नहीं आती। बाकी चीज़ें अभी एस्केलेट हो चुकी है बहुत ही डर्टी लेवल पर। और वही एक रीज़न है कि क्रूड का जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कोई गिरावट उसमें देखने को नहीं मिल रही। एक स्विंग पैटर्न बन चुका है। आई थिंक 120 तक भी पहुंचेगा थोड़े टाइम के अंदर। और उसके बाद में 150 अगर ये पहुंचता है या फिर उसके ऊपर पहुंचता है तो फिर तो आप समझ लो कि कई साल तक मार्केट रिटर्न नहीं देगा। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो ये है रुपीस ऑल टाइम लो पर जा चुका है। रुपीस कंटिन्यूसली वीक होते जा रहा है। और देखो रुपीस स्ट्रांग नहीं होगा, आपके कमेंट में आते कि रुपीस वीक हो रहा है। देखो जब भी एफआई का पैसा निकलता है इंडिया से तो रुपीस गिरेगा ही गिरेगा। साथ में फिस्कल डेफिसिट, करंट डेफिसिट वाइड होती है, यानी हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए अपने को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम होती है, रुपीस वीक होता है। अभी क्रूड आप देख सकते हैं कितना महंगा हो चुका है, तो रुपीस तो स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। और एफआई का पैसा इंडिया से निकलेगा, वो स्टॉक मार्केट से निकले या फिर वैसे डायरेक्टली जो इन्वेस्ट करती है कंपनी के थ्रू वैसे निकले, तो भी रुपीस वीक होगा। लेकिन पॉइंट यह है कि कितना, क्योंकि 90 तक भी बहुत महंगा हो चुका है डॉलर, लेकिन अब तो ये 92.45 पे पहुंच चुका है। और इसकी वजह से एफआई आज भी आई थिंक बिकवाली करती हुई देखने को मिली होगी और बहुत ही हैवी माल बेचा होगा, जिस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऐसा लगता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं एफआई की जो सेलिंग है वो कंटिन्यूसली चल रही है। 12 हो चुके हैं। ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो आई थिंक 8 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं, जिसमें 50,000 करोड़ रुपीस का माल एफआई ने बेच दिया है। ये कुछ इंडिकेटर्स है जो अपन डेली बेसिस पे देखते हैं, इससे अपने को आइडिया लगे कि हाँ अभी मार्केट के अंदर कुछ भी खरीदेंगे लॉसेज होगा। काफी क्वेश्चन आते हैं कि स्टॉक के ऊपर बातचीत नहीं हो रही है, न्यूज चैनल बन चुका है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस की जाती है। वही बेनिफिट है, अभी उसको नहीं देखोगे तो फिर आपके लॉसेस आपका वेट कर रहे हैं और आप खरीदो, आपको नुकसान मार्केट देगा अगले दिन ही। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम अब बढ़ गई है। वॉर अगर लंबी चलेगी तो एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। करेंसी का पता ही आपको, इन्वेस्टर के जो सेंटीमेंट है वो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अपने को ऑलरेडी पता है, लेकिन इनको डिस्कस करने के पीछे का रीजन ये है कि अभी भी ये बने हुए है। और अगर कल ये पॉइंट खराब थे तो आज उससे भी ज्यादा खराब हो चुके हैं, तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप ने वार्निंग दी ईरान को कि बहुत बड़ा हिट मारूंगा आपको अगले हफ्ते, तो नेक्स्ट वीक तैयार हो जाओ, कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। कोशिश इनकी यही है कि जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं ईरान के उनको मारा जाए। फोकस अभी यही है। और ट्रंप परेशान हो चुका है, जो हॉर्मुज का रास्ता बंद हो चुका है उसके द्वारा। और ट्रंप ने बोला है कि यूएस एस्कोर्ट भी कर सकता है अगर कुछ नीड पड़ती है वहां पे। तो अब यूएस के ऊपर ही अटैक कर दिया, एस्कोर्ट करने गए और उनके ऊपर ही अटैक कर दिया, तो फिर चीज़ आगे एस्केलेट हो गया। ऑब्वियस ईरान रुकेगा नहीं वहां पे, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहां पे ईरान जीत सकता है। अगर इसको बंद रखेगा कंटिन्यूसली तो पूरे वर्ल्ड का प्रेशर आएगा ट्रंप के ऊपर और इसराइल के ऊपर की वॉर को रोक दो। साथ में मैंने आपको कल बताया था कि 3 कंडीशंस ईरान ने रखी है, तो उन 3 कंडीशंस को भी फुलफिल करने का प्रेशर आएगा ट्रंप के ऊपर। देखते हैं वैसा हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। आगे आप देख सकते हैं कि अब देखो डेटा में ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका है। जो मैंने आपको कल इन्फ्लेशन का डेटा दिया था जिसकी वजह से आज मार्केट गिरा है, मतलब और भी वजह है लेकिन वो एक एड ऑन था। अब गोल्डमैन अपनी कमेंट्री लेकर आया है, टारगेट देके आया है, जिसमें गोल्डमैन ने कहा है कि लोअर कर दिया मैंने इंडिया की 2026 की जीडीपी फोरकास्ट को।
6.5%। अभी आपने देखा होगा ये वॉर होने से पहले 7 तक पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ पे 6.5% है, 7.2 तक भी बोला गया था। आरबीआई ने भी अच्छी खासी प्रिडिक्शन दी थी, लेकिन यहाँ पे भी 6.5 हो चुकी है। फिच को ऐसा लग रहा है कि इस साल 7.5% होगी जीडीपी, लेकिन अगले साल फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर 6.7% होगी। अब ये जो डेटा आता है ना, उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करता है कि मार्केट के अंदर कितनी ग्रोथ है कितनी नहीं है, क्योंकि हम 6-7% के साथ में बढ़ रहे तब जाके अपने को ये वैल्यूएशन मिल रही है। और पिछले 20 साल से निफ्टी ने यूएस को, चाइना को, इन सभी मार्केट्स को बीट किया है। अगर यही सबसे कम हो गया या फिर थोड़ा सा भी नीचे हो गया तो फिर देख लो रिटर्न्स बनेंगे नहीं। तो यहाँ पे रीजन इसके पीछे का सिंपल है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा जीडीपी उतनी कम होगी। साथ में आप देख सकते हैं गोल्डमैन ने यहाँ पे इन्फ्लेशन की भी प्रिडिक्शन की है। अभी हमने देखा कुछ 3 पॉइंट समथिंग कुछ इन्फ्लेशन आया है, यहाँ पे 3.9 था इनकी प्रिडिक्शन में पहले 26 का, लेकिन अब ये 4.2% जा चुका है। कुछ बीपीएस भी बढ़ता है ना तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे 4.2% की एक्सपेक्टेशन की है। अब ये क्राइटेरिया बन चुका है इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशन का। अगर इसको बीट करता है यानी इससे ज़्यादा आता है इन्फ्लेशन तो मार्केट और गिरेगा, इससे कम आता है तो ठीक है, क्योंकि अब मार्केट इसको प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है। इन्फ्लेशन इतना हो सकता है, इसी वजह से मार्केट इसके बेसिस पे नीचे गिर रहा है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इंडियन रुपीस ऑल टाइम लो पर आ चुका है और इंडिया की 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड अभी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती जा रही है। 6.66% थी, अब 6.67% हो चुकी है। सो लोगों का इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पे जा रहा है, जिसमें बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करे या फिर लिक्विड में इन्वेस्टमेंट करे या गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करे या किसी और फंड में इन्वेस्ट करे जो कि डेट से रिलेटेड है। वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो सकता है। तो अब इन्वेस्टर्स के पैसे यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें पैसे पार्क करके रखते हैं। जैसे मैं भी अपने पैसे यहीं पे पार्क करके रखता हूँ, जब भी नीड होती है तो फिर यहाँ से निकल जाते हैं पैसे और इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में आप ये देख सकते हैं कि यूएस ने इनिशिएट कर दिया है 301 की जांच करना इंडिया और चाइना के ऊपर, साथ में 14 और कंट्रीज उनके ऊपर। अब इंडिया को क्या खतरा है आप देख सकते हैं, कुछ सेक्टर्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं जिनके ऊपर अभी जांच यूएस ने शुरू कर दी है। अब ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एक तो वैसे ही मार्केट खराब है तो ये सेक्टर वैसे ही गिरेंगे, लेकिन साथ में अगर इनके ऊपर टैरिफ इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे और भी मार इनको पड़ सकती है। फर्स्ट जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल गारमेंट्स का। हम यूएस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, सो यहाँ पे चीज़ें प्ले कर सकती हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसके बाद में अगला जो सेक्टर है फार्मास्यूटिकल, बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत ज़्यादा यूएस में हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, इसके ऊपर कुछ टैरिफ इंक्रीज होता है, क्योंकि अब ये ट्रम्प अलग अलग सेक्शंस को यूज लेना शुरू कर चुका है, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे फार्मा के ऊपर अगर कुछ लगा टैरिफ इंक्रीज हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हम जो निफ्टी है उसका भी काफ़ी अच्छा पार्ट है और एक्सपोर्ट का भी काफ़ी अच्छा पार्ट है। इसके बाद में आते हैं अगले सेक्टर पे, ऑटोमोबाइल है, ऑटो कॉम्पोनेंट है। टैरिफ की वजह से क्या होगा, डिमांड रिड्यूस हो सकती है और जो कंपटीशन है यूएस के अंदर वो रिड्यूस हो सकता है। सो ये भी काफ़ी बड़ा सेक्टर है। इसके बाद में कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसके अंदर मटेरियल आते हैं जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज लिए जाते हैं, उसके ऊपर भी अभी स्क्रूटनी चल रही है। देखो 301 में क्या है कि सरकार, हमारी जो सरकार है, क्या वो पुश कर रही है इन सेक्टर को? मतलब ट्रम्प के हिसाब से तो हम कुछ करे ही नहीं। हमारी सरकार क्या पीएलआई स्कीम दे रही है इनको? हमारी सरकार क्या प्रोडक्शन बेसिस पे इंसेंटिव दे रही है? हमारी सरकार के इनके लिए कुछ ना कुछ कर रही है? अगर कर रही है तो वो गलत है, क्योंकि सरकार अगर यहाँ पे कुछ कर रही है तो उनके अगेंस्ट में है। अब यहाँ की सरकार नहीं बोल सकती कि ट्रम्प अगर उनकी जनता के लिए कुछ कर रहा है तो वो यहाँ के अगेंस्ट में, लेकिन ट्रम्प ये चीज बोल पा रहा है कि अगर आप कुछ कर रहे हो आपकी कंपनीज के ऊपर, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, तो फिर हमारे लिए वो गलत है। खैर, सोलर मॉड्यूल्स जो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज उस वजह से नीचे हैं, जिसमें वारी एनर्जीज भी आती हैं, सो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ये पांचवा सेक्टर है। छठा सेक्टर है पेट्रोकेमिकल और केमिकल। अल्टीमेटली जो एक्सपोर्ट वाले सेक्टर है ऑलमोस्ट वो सब आ चुके हैं। और 7 सेक्टर है स्टील। सो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है और स्क्रूटनी चल रही है। इनमें से देखते हैं कितने सेक्टर के ऊपर प्रॉब्लम आती है, दबाव आता है, टैरिफ आता है। सो अब दोस्तों निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी ने डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दिया था यहीं पे, और मैंने आपको काफ़ी पहले से बता दिया था। जैसे कल परसों डेली बेसिस पर अपन यही बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद में एक डाउन टर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे वही सिचुएशन अभी चल रही है। सो कल हमने देखा एक गिरावट आई थी, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन काइंड ऑफ पैटर्न बना, उसके बाद में यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। और ये बड़ी गिरावट फ्राइडे के दिन पाई है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 दिन छुट्टी होती है तो उसमें माल ज़्यादा बिकता है। काफ़ी लोग ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट भी करते थे, मार्केट को पुट खरीद लेते हैं, पैसे बना लेते हैं।
बाकी इन्वेस्टर कुछ नहीं करता है, इन्वेस्टर को पता है कि ये एक इंडिकेटर है, मैं देखूंगा अगर फ्राइडे को माल ज़्यादा बिक रहा है इसका मतलब अगला हफ्ता भी कुछ खास अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पे अगले हफ्ते की बात करें तो सब चीज़ डिपेंड करती है वॉर के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है कि अगला हफ्ता खराब होगा। अगर एक दिन में न्यूज़ आ गई, संडे को न्यूज़ आ गई, तो मंडे को मार्केट 3 to 4% ऊपर भी जा सकता है कि वॉर अभी खत्म हो चुकी है, ट्रंप ने जो भी डैमेज करना था या जो भी वॉर का एक मोटिव था, गोल था, वो पूरा हो चुका है। सो ये न्यूज़ आते ही मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन तब तक ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये भी देखा कि गिरावट की जो इंटेंसिटी थी, पेस थी, वो कुछ ऐसा था, लेकिन यहाँ पे तो मार्केट बिल्कुल फ्री फ्लो के अंदर गिर रहा है। सो बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट इस सपोर्ट को ले। ऑलरेडी मार्केट 12% नीचे जा चुका है, अभी 4 से लेकर 5% का गैप और बाकी है। सो कम से कम इतनी एक्सपेक्टेशन अपने को करनी चाहिए। उस समय मार्केट 15% नीचे होगा ऑल टाइम हाई पे, और वहां पे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ अमाउंट, और उसके बाद में जितना मार्केट गिरेगा वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ेगी। सो इस तरह से चीज़ों को प्ले करना होगा मार्केट के अंदर। देखते हैं आगे चल के ये कुछ होता है, ये लेवल्स आते हैं या फिर यहीं से रिवर्सल देखने को मिल जाता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 4 वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।